Welcome to Competition Academy Bilaspur, directed by Mr. Hariram Patel sir. We are here to discuss about a new topic or new subject of ACF syllabus, which is agriculture. आप ACF का सिलेबस उठा के देखिए, वहां पे आपका पेपर 2 में एक सब्जेक्ट पूछा है, एक सब्जेक्ट दिया गया है एग्रीकल्चर, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बट सबसे पहला टॉपिक है आपका कि एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, तो क्या है आपका आज का टॉपिक? एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कृषि कहा जाता है। ठीक है, अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि एग्रीकल्चर किस भाषा से लिया गया है, किस शब्द से मिलकर बना है। तो याद रखेंगे, एग्रीकल्चर जो है ना, वो एक लैटिन भाषा के दो शब्द, पहला क्या है आपका एगर और दूसरा क्या है आपका कल्चुरा, इससे लिया गया है। पहला वर्ड क्या आपका एगर, दूसरा वर्ड क्या आपका कल्चुरा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एगर का मतलब क्या है और कल्चुरा का मतलब क्या है। तो एगर का मतलब होता है सॉइल या फिर फील्ड बोला जाता है, और कल्चुरा का मतलब होता है ग्रोइंग या कल्टीवेशन। ठीक है, क्या होता है? ग्रोइंग और कल्टीवेशन। तो आपके 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे पहला भाषा से, दूसरा शब्द से और तीसरा शब्द के अर्थ से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा ही जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। तो देखिए, अगर आप इन दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो एक चीज आपकी बनेगी, सॉइल या फील्ड, मतलब आप भूमि बोल सकते हैं। भूमि पर कल्टीवेशन का मतलब है या तो उगाना, मतलब ग्रोइंग का मतलब उगाना, और कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन है, उत्पादन है। मतलब क्या है एग्रीकल्चर का कि भूमि की जो ऊपरी सतह है, ठीक है, भूमि की या भूमि पर ही बोल लीजिए, भूमि पर किसी चीज का उत्पादन या फिर उसको उगाना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपका आता है कि जैसे इतना वर्ड आप सुनते हैं ना, आपके दिमाग में चीज आती है कि एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? खेती किसानी करना, ठीक है, फसलों को उगाना, खेत में जाना। ये देखिए, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है। एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, इतना ज्यादा ब्रॉड है कि इसके करीबन 20 से 25 ब्रांचेस है, फिर उनके सब ब्रांचेस है, फिर उनके भी सब ब्रांचेस है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है वो सीमित रूप से आपका खेती तक नहीं रुका है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपका जो हनी बी, जिसको मधुमक्खी पालन करते हैं ना, वो आपका आता है। फॉरेस्ट्री या जिसको सिल्वीकल्चर बोलते हैं, वो आपका एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। आपका जो एपीकल्चर होता है, ठीक है, फिर आपका जो पिस्कीकल्चर, मछली उत्पादन है, वो आपका इसके अंतर्गत आता है। आपका जो लाख कल्चर है उत्पादन, वो इसके अंतर्गत आता है। आपका जो हॉर्टिकल्चर, फल एवं सब्जी का उत्पादन है, वो इसके अंतर्गत आता है। जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। बहुत ब्रॉड है, ठीक है, बहुत ब्रॉड है। चलिए, जैसे आज की क्लास कंप्लीट होगी, आई होप आपको एग्रीकल्चर का एकदम सही चीज जो है, सही मतलब आपको समझ आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज क्या है कि सॉइल या फील्ड और ग्रोइंग और कल्टीवेशन, ठीक है, कि जो भूमि पर है ना, किसी प्रकार की क्रिया करना। सिंपल से डेफिनेशन बोलूं, भूमि पर किसी प्रकार की क्रिया करना। वो क्रिया अलग अलग हो सकती है, ये जब ब्रांचेस पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। इसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से आपका नेक्स्ट चीज पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर शब्द दिया किसने? ठीक है, एग्रीकल्चर शब्द दिया किसने था? वर्ड। ठीक है, शब्द किसने दिया था, और दूसरा आता है कि इसके फादर कौन है। और हमेशा यहीं पे हम गलती कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं कि या तो ऊपर को नीचे मिला देते हैं, नीचे को ऊपर मिला देते हैं, या किसी एक को याद रखते हैं और दूसरा हमको लगता है कि वही होगा। ऐसा नहीं। देखिए, शब्द किसी और ने दिया था और पितामह कोई और है। ठीक है, तो शब्द किसने दिया था? जेम्स हेनरी। किसने दिया था? जेम्स हेनरी। ये क्या थे? शिकागो यूनिवर्सिटी के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। कौन थे? शिकागो यूनिवर्सिटी के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एग्रीकल्चर शब्द को दिया। याद रखेंगे। अब इसके पिता कौन है? फादर ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं न जाने कितने ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसके जो फादर है वो है N.E. बोरलॉग। कौन है? N.E. बोरलॉग। Norman E. Borlaug is the father of agriculture, and the agriculture word is given by Dr. James Henry, which is the professor in Chicago University of Chicago. ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपका जो था थ्रू द पॉइंट थे चीजें की कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन पार्ट से। अब बात आती है कि इसका डेफिनेशन होगा। ठीक है, इसके कुछ शब्द होंगे, कुछ डेफिनेशंस होगा, कुछ अर्थ होगा कि एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, शायद उससे आपको ज्यादा समझ आ जाए। तो सिंपल सी एक डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी एक लाइन की है कि एग्रीकल्चर इज
आर्ट एंड साइंस। कृषि जो है वो कला एवं विज्ञान है। ठीक है, क्या है? कृषि, कला एवं विज्ञान। अच्छा, किस चीज की कला और विज्ञान? ये डेफिनेशन तो ठीक है कि एग्रीकल्चर इज आर्ट एंड साइंस लिखने के लिए बहुत सही है। ठीक है, ये जो स्लोगन के फॉर्म में भी लिखेंगे बहुत अच्छा है, पर ये पूर्ण रूप से क्या आपको सेटिस्फाइड कर रहा है कि ये पूरी तरीके से एग्रीकल्चर को डिस्क्राइब कर रहा है? आई होप नहीं। तो कैसे डिस्क्राइब करेगा कि एग्रीकल्चर इज आर्ट एंड साइंस फॉर, किसके लिए? फॉर स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, फॉर स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस लाइक एग्रोनॉमी, लाइक हॉर्टिकल्चर, लाइक सॉइल साइंस, लाइक एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, ब्रीडिंग, बहुत लंबा है। हॉर्टिकल्चर, आपका पिस्किकल्चर है, आपका एपीकल्चर है, आपका लाख कल्चर है, आपका सेरिकल्चर। तो अगर मैं बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि बहुत सारी जो आपकी कृषि की ब्रांचेस, जो शाखाएं, उनका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? एग्रीकल्चर के अंतर्गत। अब एक बहुत ना स्वीट सा डेफिनेशन है जो हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस। एग्रीकल्चर भी किसी की शाखा है। किसकी शाखा है? साइंस। किसके ऊपर बैठा है कोई, वो है साइंस। तो एग्रीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो कृषि जो है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की शाखाओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनके बारे में जाना जाता है। अब ये जो शाखाएं हैं ना, ये बहुत सारी शाखाएं हैं, इनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सी शाखाएं हैं और इन शाखाओं के अंदर किन किन चीजों को पढ़ा जाता है, किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। बट उससे पहले आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या जो आपकी पीएससी में भी जो मेंस में रहते हैं ना, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो आप आराम से क्वेश्चंस को बना लोगे। तो बात आती है कि एग्रीकल्चर की जरूरत क्यों पड़ी, एग्रीकल्चर का अस्तित्व ही क्यों आया, क्यों हम कृषि के बारे में इतना पढ़ते हैं या क्यों कृषि हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक है? इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसकी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सेकंड है आपका सोशल इंपॉर्टेंस, थर्ड है आपका एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक को डिस्क्राइब करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका नेशनल इनकम, फिर नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल करेंसी। ठीक है, तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। और यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो आती हैं, वन वर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। कैसे आते हैं? सबसे पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक लाभ या आर्थिक महत्व इसका क्या है। तो एग्रीकल्चर के आर्थिक महत्व से मतलब ये होता है कि आर्थिक मतलब क्या है? पैसा। ठीक है, क्या है? पैसा। तो एग्रीकल्चर में क्या है, हम विभिन्न प्रकार की जो शाखाएं हैं, विभिन्न प्रकार की शाखाओं में हम विभिन्न प्रकार का उत्पादन करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि मान लेते हैं कि खेती किसानी समझते हैं ना, तो खेती किसानी से मानते हैं कि हमने धान की खेती की। अब धान की खेती करने में हमने क्या किया है? पैसा लगाया, धान की खेती हुई, हार्वेस्टिंग हुई, उसको जाके हमने बेच दिया। बेचने के बाद क्या मिलेगा हमें? पैसा। पैसा से क्या होगा? हमारा आर्थिक विकास होगा। क्या होगा? हमारा आर्थिक विकास होगा, मतलब हमें मुनाफा मिलेगा। तो एग्रीकल्चर में सीधा सीधा हमें क्या रहता है? आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आर्थिक लाभ। इसके बाद है सोशल इंपॉर्टेंस, सामाजिक। तो देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश, ये वर्ड तो आपको पता ही होगा। चलिए और स्लोगन आपको मिल गया, क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। बचपन से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बचपन से हमें बताया गया कि भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी जो है ना वो कृषि पर ही आधारित है, चाहे वो आमदनी के लिए हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो। तो सोशल इंपॉर्टेंस का मतलब सामाजिक जो आपका महत्व बोला जाता है ना, कि देखिए हम क्या है ना, बहुत सारे सामाजिक तत्वों से घिरे हुए हैं। सामाजिक तत्वों से घिरे हुए का आशय है कि कृषि में, जैसे आप ले लेते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के लिए ना, कि धान हमारे लिए क्या है? बहुत प्रमुख फसल है। क्यों प्रमुख फसल है? क्योंकि उससे मिलेगा हमें चावल, उसको हम खाएंगे। इसके बाद आपका डेयरी मतलब क्या है? जो दुग्ध उत्पादन, वहां पे क्या आ जाती है? आपकी गौ माता। गौ माता से भी हमारी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई है।
इसके बाद आ जाता है आपकी पूजा पाठ में जो फूलों का इंपॉर्टेंस रहता है, जो आपके पुष्प रहते हैं उसका इंपॉर्टेंस, तो ये क्या आ जाता है आपका फ्लोरिकल्चर में। तो मतलब हम क्या है, हर तरह से कृषि के किसी न किसी चीज से घिरे हुए हैं अपने सामाजिक विकास के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए, सोसाइटी में अपनी इमेज बनाने के लिए। तो क्या है इसका सोशल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंस है, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी मिलती है भाई, हमें नौकरी मिलेगी। कैसे मिलेगी नौकरी? अगर हमें कोई भी कृषि से संबंधित व्यवसाय करना है तो उसके लिए हमें लोगों की तो जरूरत पड़ेगी ना, और अगर लोगों की जरूरत पड़ेगी तो लोगों को हम पैसा देंगे, मतलब लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका महत्वपूर्ण महत्व है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंस है किसका, एग्रीकल्चर का, कि एग्रीकल्चर या कृषि से हमें क्या मिलती है, नौकरी मिलती है, पैसा मिलता है, आमदनी मिलता है, रोजगार मिलता है। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी किस पर आधारित है, कृषि पर ही आधारित है। अब आप बोलेंगे कि सिर्फ खेती किसानी पर तो हम आधारित नहीं ना, मैंने फिर बोला है कि एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेती किसानी नहीं होता, जो भी व्यवसाय होंगे कृषि से जुड़े हुए, जैसे कि आपकी जो बात करते हैं, जैसे आपका केचप आप खाते हैं ना, सॉस, केचप, ब्रेड फैक्ट्रीज, ठीक है, आपकी फिर जैम जेली की फैक्ट्रीज, कोको कोला जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनकी फैक्ट्रीज, सीड या जो बीज की फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर या जो आपकी उर्वरक की फैक्ट्रीज, ठीक है। तो ये सारी फैक्ट्रीज किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, और वहां पे हमें क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तो ये इसका क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है। उसके बाद है नेशनल इनकम और इंटरनेशनल करेंसी, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेन क्वेश्चंस आपके जो वन वर्ड आते हैं ना, वो यहां से आते हैं। नेशनल इनकम मतलब क्या, राष्ट्रीय आय है। अब देखिए, हमने सबसे पहले खुद का सबसे पहले हमने पैसा कमा लिया, पैसे से हमारी क्या है, सोशल या सामाजिक इमेज बन गई, फिर हमने क्या किया, लोगों को रोजगार दे दिया। अब बात देश की भी तो आती है ना, अगर हमारा मुनाफा हो रहा है, हम लोगों का मुनाफा कर रहे हैं, तो उससे देश का भी मुनाफा होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ता है। राष्ट्रीय आय में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। कैसे योगदान है, देखिए वर्तमान में तो थोड़ा सा योगदान कम हो गया है, कैसे कम हो गया बताता हूं। यहाँ पे एक वर्ड आता है आपका जीडीपी, सबको पता होगा, इसका मतलब आई होप सबको ही पता होगा। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और सकल घरेलू उत्पाद सीधा सीधा किससे रिलेट करता है, हमारे देश की जीडीपी से, मतलब देश के आमदनी से या देश के आय से। तो जीडीपी में कैसे योगदान देता है, 1954-55 की बात है, जब हमारा देश आजादी से करीबन 6-7 साल की जब बात करते हैं, उस वक्त क्या हुआ था ना, 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद आपका जो भी 7 साल का जो पीरियड है, उस टाइम हमारे देश का जीडीपी एग्रीकल्चर से, मतलब कृषि से जो हमें देश में जो जीडीपी दिया जा रहा था ना, वो लगभग 54% के आसपास। उस वक्त जीडीपी कितना था, 54% के आसपास। अभी पता है कितना है, 2018-19 में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की जीडीपी की बात करें तो 15.4%, और इससे पहले 2016-17 में ये करीबन 17.9% के आसपास था। आप देखिए ग्राफ कितना ही गिर रहा है, कहां से हमने स्टार्ट किया था 54% से, वर्तमान में कितना है 15.4, मतलब एग्रीकल्चर का जीडीपी जो है वो दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। अच्छा, इसके कम होने का क्या रीजन है, 2 रीजन है। सबसे पहला तो है आपका लेक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। लेक ऑफ अवेयरनेस का मतलब होता है कि जानकारी की कमी होती है। लोगों को ना क्या लगता है ना कि एग्रीकल्चर में यार मुनाफा नहीं है, या एग्रीकल्चर में पैसा नहीं है, ये बहुत मेहनत वाला है, ऐसा कुछ सोचते हैं, तो लोग क्या है ना एग्रीकल्चर करने नहीं चाहते। और दूसरा चीज ये है कि जब हम आजाद हुए थे तो उस टाइम इंडस्ट्रीज उतनी नहीं थी, औद्योगिक व्यवसाय उतना नहीं था, ठीक है। उस समय हॉस्पिटैलिटीज उतनी ज्यादा नहीं थी। उस समय आपकी जो अलग अलग, जैसे आज के समय में ना डिजिटल जो चीज है वो उस समय उतनी नहीं थी। उस समय हमारा क्या मुख्य व्यवसाय था, कृषि था, कि हम मछली उगा लें, मतलब मछली पैदा कर दें, या फिर पोल्ट्री जो ले लें, या फिर आपका धान गेहूं ये उगा लें, या सब्जी उगा लें। उस वक्त पे ये कॉन्सेप्ट चलता था। वर्तमान में ना हम क्या है, आर्टिफिशियल चीजों पे ज्यादा डिपेंड होने लगे, या फिर डिजिटल चीजों पे ज्यादा डिपेंड होने लगे हैं। जैसे कि वर्तमान में क्या है, हम क्या चाहते हैं, बैठे बैठे हमें सब चीज मिल जाए, बैठे बैठे हमें सब चीज मिल जाए, हम मशीन को ऑर्डर दे और मशीन क्या है हमारे लिए कोई सामान लेके आ जाए, हम इस पे डिपेंड हो रहा है। और इसलिए जो मैनुअल फंक्शंस है ना वो कम हो रहा है। और अगर मैनुअल फंक्शन कम हो रहे हैं, देखिए पहले जो आपका था खेती किसानी के लिए लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ती थी, तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, उन्हें लगता था कि हाँ यहाँ पे आमदनी ज्यादा है।
वर्तमान समय पे हम क्या है, पूरे मैकेनिकल चीजों पे डिपेंड हो चुके हैं, मैकेनिक्स का यूज करते हैं, मशीन्स का यूज करते हैं। अब इंसानों की जो पॉपुलेशन है, जो जहां से आपको एग्रीकल्चर से नौकरी मिली थी, उनको व्यवसाय मिल रहा था, वो वहां से हट गए। अब हट गए तो कुछ तो करेंगे, बेरोजगार तो रहेंगे, तो वो कहां चले जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल लाइन पे। अब इंडस्ट्रियल लाइन पे जा रहे हैं वो, ठीक है, तो एग्रीकल्चर का सेक्टर क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाउन हो रहा है। तो जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जीडीपी से क्वेश्चन आता है, करीबन 2-3 साल आपका पूछा गया है कि एग्रीकल्चर पे जीडीपी क्या है, भारत में एग्रीकल्चर पे जीडीपी क्या है। तो अगर आपको 2016-17 के अनुसार पूछ रहा है तो 17.9, ऑलमोस्ट आपका 18% था। वर्तमान समय में जो आपका एग्रीकल्चर का जीडीपी है भारत में कितना है, 15.4। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे, समझना है समझ लेंगे, याद करना है याद कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल करेंसी। इंटरनेशनल करेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा रहती है। अब देखिए किसी चीज का अगर हम उत्पादन कर रहे हैं देश में, तो उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होगी। एक्सपोर्ट मतलब हम उसे बाहर बेचेंगे, और अगर हमें जरूरत होगी तो हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे। अब भारत में ही इतना ज्यादा कृषि है, ठीक है, विश्व में बहुत जो सबसे कृषि प्रधान देश जाते हैं ना विश्व के, उसमें भारत बहुत ज्यादा ऊंचे स्थान है, ठीक है। तो इंटरनेशनल करेंसी या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा से कि हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे। अब अगर व्यापार कर रहे हैं तो हमें पैसा तो मिलेगा ना, और अगर पैसा मिल रहा है तो हमारा मुनाफा हो रहा है। अब कैसे पैसा मिल रहा है, तो एक चीज आती है कि जैसे भारत में कृषि का जीडीपी कितना है, 15.4। वैसे विश्व के एग्रीकल्चर में भारत का जीडीपी कितना पता है, 7.9%। मतलब वर्ल्ड के जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूं ना, वर्ल्ड के एग्रीकल्चर जीडीपी में जो इंडिया का योगदान है वो कितना है, 17.9%। ठीक है, मतलब अगर विश्व की एग्रीकल्चर जीडीपी 100% है तो उसमें से 7.9% योगदान कौन देता है, भारत। अब आपको यहीं से समझ आना चाहिए कि विश्व में ना जाने कितने सैकड़ों से ज्यादा देश है, 206 के आसपास कुछ देश हैं। अभी तो अगर उनके पोलैंड आइसलैंड को गिन लेंगे तो शायद 221, 22 या 240 तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो 200 प्लस देशों में से 8% योगदान तो भारत ही दे रहा है। मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा योगदान है। आप क्रोनोलॉजी को समझिए, ठीक है, हम उगाएंगे, हम विदेशों में बेचेंगे, हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा लाएंगे, हम अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय करेंगे और हमारा आर्थिक मुनाफा होगा। अब कैसे होता है, तो आपको पता होगा कि विश्व में जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश है उसमें भारत आता है नंबर 1 पे। ठीक है, वर्तमान में शायद कुछ ऐसा कुछ हुआ है उत्पादन में, शायद यूएसए कुछ कॉम्पीट कर रहा है फर्स्ट या सेकंड में, बट विश्व की जो दूध उत्पादक देशों में भारत है। उसके बाद जो आपका फल या सब्जी उत्पादन है उसमें विश्व में दूसरा स्थान रखते हैं। धान गेहूं उत्पादन में हम विश्व में दूसरा स्थान रखते हैं। देख रहे हैं कि हम वर्ल्ड की जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसी रैंक पे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा वर्ल्ड में क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। इसलिए जो हमारा जीडीपी है वो ज्यादा प्राप्त हो रहा है। अब जितना ज्यादा जीडीपी बढ़ेगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। अब पैसे के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, डॉलर्स में हमें मिल सकता है, यूरो में हमें मिल सकता है, रियाल में हमें मिल सकता है, किसी भी फॉर्म में मिले हमें मिलना चाहिए, मुनाफा होना चाहिए। तो ये क्या था एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस। और यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये भी आपको बता दिया गया है कि एम्प्लॉयमेंट आपको दिया जाता है, सोशल आपका डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक पैसा मिलता है आपको, नेशनल इनकम होता है, इंटरनेशनल करेंसीज मिलती है। तो ये क्या था इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद अब बार बार हम एक चीज का डिस्कशन कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में आपके अलग अलग ब्रांचेस हैं, एग्रीकल्चर में ये पढ़ा जाता है, एग्रीकल्चर में वो पढ़ा जाता है, क्या चीजें पढ़ी जाती है यही आपको बता दें। ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, यहां से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी शाखाएं हैं ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियर है, शाखाएं जैसे पेड़ की शाखाएं होती है, जैसे देखिए हमारा भी शाखा है, ये हमारा बॉडी कैसे बना है, हाथ से मिलके बना है, पैर से मिलके बना है, पेट है, इसमें आंख है, नाक है, सर है, अलग अलग शाखाओं से मिलके ही बना है ना। तो वैसे एग्रीकल्चर की भी इसको ऐसे समझेंगे कि मान लेते हैं कि ये आपका एक पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ का नाम क्या है, एग्रीकल्चर। क्या है इस पेड़ का नाम, एग्रीकल्चर। अब इसकी जो शाखाएं निकलेंगी ना, यही शाखाओं के बारे में हमें पढ़ना है। क्या है, इन्हीं शाखाओं के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए एक एक शाखाओं को लिखते हैं और एक एक शाखाओं को समझते हैं। सबसे पहले सारे शाखाओं का नाम लिख लेते हैं। तो कौन सी शाखा है आपकी, एग्रोनॉमी। और कौन सी है, हॉर्टिकल्चर। और कौन सा आपका,
सॉइल साइंस, फिर क्या है आपका एंटेमोलॉजी, पैथोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, डेयरी साइंस, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, पिस्किकल्चर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर, लाख कल्चर, ठीक है, बहुत सारी है। देखिए मैं बोला ना एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है, और भी है, मुझे तो जगह खोजना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए यहाँ देख लेते हैं, इतना कुछ समझते हैं, ठीक है, नहीं यार और भी है, आपका एक और है मेन, उसको कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। देखा है एग्रीकल्चर पेड़ की कितनी सारी शाखाएं हैं, ठीक है, कितनी सारी शाखाएं हैं। यही सिर्फ नहीं है, और भी हैं, पर ये जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एग्रीकल्चर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो इन्हीं ब्रांचेस या शाखाओं से पूछे जाते हैं। एक एक शाखा को देखेंगे क्या क्या शाखा है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़े जाते हैं और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका तो ये पेड़ है बहुत अच्छा खासा ही है, ठीक है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आपका एग्रोनॉमी, क्या है एग्रोनॉमी, इसको हिंदी में बोला जाता है सस्य विज्ञान। क्या कहा जाता है? सस्य विज्ञान। ये आपके दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है, क्या बना है? दो ग्रीक वर्ड से। कौन कौन सा है? एग्रोस प्लस नॉमस, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि जैसे एग्रीकल्चर दो शब्द से मिलकर बना है, वैसे एग्रोनॉमी भी दो शब्द से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नॉमस, ठीक है। सस्य विज्ञान, इसका अर्थ होता है कि देखिए एग्रोस का मतलब होता है आपका फील्ड होता है, ठीक है, और जो नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट, मतलब फील्ड का मैनेजमेंट, भूमि का प्रबंधन करना। तो एग्रोनॉमी जो है ना, वो एग्रीकल्चर की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न फसलों का अध्ययन एवं उनका उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे एक वर्ड क्या है? खाद्यान्न फसल। जो खाद्यान्न फसल में आपके क्या क्या हो सकते हैं? आपके सीरियल्स हो सकते हैं, अनाज वाली फसलें, आपके पल्स हो सकते हैं, दाल वाली फसलें, आपके ऑयल सीड्स क्रॉप हो सकते हैं, तेल वाली फसलें, ठीक है, आपके कैश क्रॉप्स हो सकते हैं, अलग अलग क्रॉप्स रहते हैं। ये किसके अंतर्गत आएंगे? आपके एग्रोनॉमी। तो यहाँ सवाल क्या पूछा जा सकता है? पहला चीज, ये कौन से वर्ड से बना है? तो याद रखेंगे, अच्छा मैं लिख के देता हूँ, ये कौन सा है? ग्रीक वर्ड। क्या है? ग्रीक वर्ड है। और कौन से दो वर्ड है? एग्रोस प्लस नॉमस। अब देखिए यहाँ पे ना इतने सारे हैं, अगर मैं सबका वर्ड्स लिखने जाऊं तो शायद जगह भी नहीं मिलेगा। एक बेसिक ट्रिक आपको बताता हूँ। क्या है एक बेसिक ट्रिक? जिससे कि ऑलमोस्ट आप बहुत सारे जो ब्रांचेस है ना, उनकी लैंग्वेज समझ आएंगे कि किस भाषा से लिया गया है। ट्रिक ये है कि अगर आपको कहीं भी कल्चर दिखाई दे, किसी भी शब्द के अंत में कल्चर, जैसे कि हॉर्टिकल्चर है आपका, ठीक है, लाभ कल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, कहीं भी आपको अगर कल्चर दिखाई दे रहा है ना, तो याद रखिए कल्चर कौन से भाषा से लिया गया है? लेटिन। क्या है? कौन से भाषा से लिया गया है? लेटिन। और अगर आपको कहीं भी लॉजी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लॉजिक लगाइए आप। लॉजिक ये है कि जितने भी लॉजिस है ना, वो सारे क्या है? ग्रीक। क्या है? सारे ग्रीक। जैसे आपका है एंटेमोलॉजी, पोमोलॉजी, ठीक है, फिर है आपका मेटीरियोलॉजी, एग्रोनॉमी, अच्छा नॉमी तो है ही। वैसे जितने भी लॉजीज आपको दिखाई देंगे ना, वो क्या होंगे? आपके ग्रीक वर्ड होंगे।
अब देखिए यहाँ पे ना लॉजी था ना कल्चर था, इसलिए मैंने आपको बता दिया ग्रीक है। वैसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका जेनेटिक्स है, सॉइल साइंस है, इनका मैं स्पेशली बता दूंगा। बट जहां भी आपको कल्चर दिखाई देंगे, याद रखेंगे वो किस वर्ड से मिलके बनेंगे, आपके लैटिन वर्ड से। और जहां भी आपको लॉजी दिखाई देंगे वो कहां से मिलके बनेंगे, आपके ग्रीक वर्ड से। एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, ठीक है, कि नाम है उसका लॉजी से, लेकिन वो जो भाषा लिया गया है ना, वो आपका लैटिन भी लिया गया है और ग्रीक भी लिया गया है, ठीक है। वो जब पढ़ते रहेंगे ना, तो जैसे आएगा बता दूं। एक लौता एक्सेप्शन है, उसको छोड़ के बाकी सारे लॉजिस क्या है, ग्रीक है। वो एक लौता ऐसा आपका ब्रांच है जिसका नाम, या एक लौता ऐसा आपका सब ब्रांच है जो कि आपका लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड से बना है। चलिए देखेंगे। तो एग्रोनॉमी आपको समझ आ गया। अच्छा, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, ये भी आप कभी कभार पूछा जाता है, तो याद रखेंगे पीटर डी सिक्रेंजी। कौन है, पीटर डी सिक्रेंजी। कैसे बताऊंगा आपको, चलिए ना नाम आपको बता दे रहा हूं, पीटर डी सिक्रेंजी। ये कौन है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। तो यहां से इस ब्रांच से आपको इतने क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपका, मान लेते हैं जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, ठीक है। तो जेनेटिक्स और ब्रीडिंग भी किससे बनाए जाते हैं, आपकी ग्रीक वर्ड से ही बना है। जेनेटिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है, जेनेसिस। क्या है, जेनेसिस। जेनेसिस का अर्थ क्या होता है, टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग सेम एज पेरेंट। मतलब ऐसे संतति का जो क्या है उत्पादन बोल सकते हैं, ऐसे संतति को उत्पन्न करना जिसके सारे कैरेक्टर से जो लक्षण वो किससे मिलते हैं, उनके पेरेंट्स, पैतृक पदार्थ, पैतृक गुण से मिलते हैं। इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। एंड ब्रीडिंग, देखिए ब्रीडिंग ना एक शब्द है आपका ब्रीड, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, नस्ल। मतलब नस्ल का मतलब क्या होता है, एक समान गुणों वाले समूह को क्या कहते हैं, नस्ल। जैसे इंसानों की एक नस्ल होती है, कुत्तों की एक नस्ल होती है, गायों की एक नस्ल होती है, बकरियों की एक नस्ल होती है, पेड़ पौधों की एक नस्ल होती है, सबकी अलग अलग नस्लें हैं। तो नस्ल का मतलब क्या होता है कि ऐसे समूह, ऐसा समूह जो कि एक समान गुण रखते हो। जैसे इंसान जो है वो जानवर के जैसे नहीं दिखेगी, ठीक है, लक्षण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब दिखावट बोल रहा हूं, अलग चीज है, ठीक है, सॉरी। तो ब्रीड क्या रहता है, नस्ल क्या रहता है, एक समान गुणों वाले क्या बोलते हैं, समूह, एक समान गुणों वाला समूह रहता है। तो जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक्स किस वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से। मतलब क्या है, जेनेसिस मतलब टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग सेम एज पेरेंट, आपके पेरेंट्स के जैसे ही ऑफस्प्रिंग को पैदा करना। और ब्रीडिंग क्या है, वह प्रक्रिया है। ब्रीडिंग, ब्रीड तो समझ आ गया, नस्ल। अब यहाँ पे आप कोरिलेट कीजिए, एक समान गुणों वाले समूह का नस्ल का उत्पादन करना जिसके गुण उनके पैतृक पदार्थों से मिलते हैं। क्लियर है। अब ये जो प्रोसेस है ना, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपके मेटिंग होती है, मेल और फीमेल जो है मेटिंग करते हैं और उसके बाद आपका ऑफस्प्रिंग बनता है। तो जेनेटिक्स और प्लांट, जेनेटिक्स और ब्रीडिंग में हम क्या पढ़ते हैं कि पौधों का, क्योंकि एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो पौधे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आपके जानवर होंगे ना, चाहे वो गाय होंगे जो कि आपके एनिमल में आते हैं, तो उनका क्या करना, रिप्रोडक्शन या फिर क्या है, प्रजनन करके उन्हीं के समान ऑफस्प्रिंग को पैदा करना। नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में क्या बोला जाता है, उद्यान विज्ञान। अब देखिए कल्चर आया मतलब क्या आएगा, आपका लैटिन वर्ड। तो ये दो वर्ड, दो लैटिन वर्ड से मिलके बना है, हॉर्टस प्लस कल्चुरा। क्या है, हॉर्टस प्लस कल्चुरा। अगर आपको पेपर में पूछा तो याद रखिए क्या है, हॉर्टस प्लस कल्चुरा। हॉर्टस मतलब क्या रहता है, गार्डन। क्या रहता है, गार्डन। मतलब, और कल्चुरा का मतलब तो पता ही आपको, कल्टीवेशन, मतलब गार्डन का कल्टीवेशन। गार्डन का कल्टीवेशन से क्या संबंधित है, मतलब आपके जो भी उद्यान रहते हैं ना, वहां पे विभिन्न प्रकार के आपके फल, सब्जी, फूल, इन सब सारी चीजों को उत्पादन करना। या फिर इसके साथ ही साथ ना इसमें और भी चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें हो सकती है, फ्रूट प्रिजर्वेशन होता है आपका, मशरूम कल्टीवेशन होता है आपका, ठीक है। तो ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। मतलब अगर आपको अब कहीं भी फल दिखाई दिया, या फिर आपको सब्जी दिखाई दी, आपको फूल दिखाई दे रहा है, या आपको कहीं पे जैम जेली दिखाई दे रहा है, ठीक है, या फिर कहीं आपको मशरूम दिखाई दे रहा है ना, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, आपके हॉर्टिकल्चर के। किसके अंतर्गत आएंगे, आपके हॉर्टिकल्चर। अच्छा, हॉर्टिकल्चर के भी ब्रांचेस, ये तो एग्रीकल्चर के तो ब्रांच हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर के भी ब्रांचेस और वहां से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो कहां लिख दूं मैं इसको, चलिए यहाँ पे अंदर पे थोड़ा सा जगह बना के मैं लिख देता हूं कि ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या क्या है। तो पहला है आपका पोमोलॉजी। क्या है आपका, पोमोलॉजी। दूसरा है आपका ओलेरीकल्चर। तीसरा है आपका फ्लोरी कल्चर। फिर है आपका
फ्रूट प्रिजर्वेशन, फिर आपका ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, ठीक है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, फिर आपका विटीकल्चर, एक एक को समझाऊंगा मैं। और क्या है आपका मशरूम है, ठीक है, और भी है ना आपके कटाई छटाई, ट्रेनिंग प्रोनिंग, ये भी इसके ब्रांचेस हैं। तो आपको बस ये समझना है कि हॉर्टिकल्चर के किन किन ब्रांचेस में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोमोलॉजी की। देखिए जो एक एक्सेप्शन की बात मैं कर रहा था ना, जो कि आपका लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड से बना है, वो पोमोलॉजी ही है, ठीक है। ये एक लौता एक्सेप्शन है कि लास्ट में लॉजी आने के बाद भी ना ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीक पे नहीं अटका है, क्या है लैटिन और ग्रीक पे। इसका जो पहला वर्ड है जिसको पोमम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोमम। पोमम जो है वो लैटिन वर्ड है, और जो लॉगस है, जो लॉजी है, वो आपकी ग्रीक वर्ड है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। क्या है, पोमम जो है वो आपका क्या है, लैटिन वर्ड है, और जो लॉजी है वो आपका ग्रीक वर्ड है। पोमोलॉजी को हिंदी में फल विज्ञान बोलते हैं। क्या बोला जाता है, फल विज्ञान। मतलब इसके अंतर्गत किन किन चीजों की अध्ययन करनी है आपको, तो जितने भी फल से संबंधित अध्ययन है, चाहे आपका आम हो, केला हो, अंगूर हो, नाशपाती हो, तरबूज हो, खरबूज हो, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे, आपके पोमोलॉजी के अंतर्गत। क्लियर है। सेकंड है ओलेरी कल्चर। कल्चर है मतलब किसमें आएगा, आपको ऑब्वियस सी बात है, लैटिन है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ओलेरस प्लस कल्चुरा। क्या है, ओलेरस प्लस कल्चुरा। ओलेरी कल्चर में हम सब्जी का उत्पादन करते हैं, जितने भी आपकी सब्जियां रहती है ना, वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके ओलेरी कल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरस प्लस कल्चुरा। ये भी आपका क्या है, लैटिन वर्ड है। और देखिए इसको याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है, फ्लावर, फ्लावर से फ्लोरस। मतलब फ्लोरिकल्चर में हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे, फूल से संबंधित जितने भी आपके फूल है ना, डहलिया है, आपका गेंदा है, गुलाब है, क्राइसेंथेमम है, ठीक है, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, आपके फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद आपका फ्रूट प्रिजर्वेशन, ठीक है। फ्रूट प्रिजर्वेशन मतलब इसको फल संरक्षण, फल परिसंरक्षण भी बोलते हैं। फ्रूट प्रिजर्वेशन का मतलब होता है ना, प्रिजर्वेशन ही समझिए, फ्रूट क्या, वेजिटेबल का भी प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो प्रिजर्वेशन जो क्या रहता है ना, हॉर्टिकल्चर की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो भी फल या सब्जी या आपके फूल रहेंगे ना, उसको हार्वेस्ट करने के बाद, मतलब कटाई करने के बाद उसको, उसका या तो स्वरूप चेंज कर देंगे, ठीक है, जो उसका स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देंगे, उसमें कुछ परिवर्तन करके उनकी लाइफ बढ़ा दी जाती है। जैसे कि आम है, अब आम को आप पेड़ से तोड़िए, कितने दिन तक रख सकते हैं, 10 दिन 15 दिन, उसके बाद वो खराब हो जाएगा। पर अचार कितने दिन तक रख सकते हैं, सालों साल रहता है। जैम और जेली जो रहते हैं, जैसे आप टमाटर का सॉस खाते हैं, टमाटर तो यार घर में रख कुछ 10 दिन में खराब हो जाता है, लेकिन सॉस को देखो महीनों महीने रखते हैं ना, तो उसमें क्या किया जाता है, वो प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, कुछ एडिशन किया जाता है कुछ चीजों का। जैसे उसमें एडिशन किया जाता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसका फॉर्म बढ़ जाता है, उसके डिमांड बढ़ जाती है, बहुत लंबे समय तक हम इसे परिरक्षित रख सकते हैं। तो जो फल एवं सब्जी का परिरक्षण है वो भी इसकी एक ब्रांच है। नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल को ना हिंदी में आपकी अलंकृत बागवानी कहते हैं। जो आप गार्डन्स देखते हैं ना, गार्डन्स में आप अलग अलग पेड़ देखते हैं जो एकदम अलंकृत रहती है, कुछ का स्ट्रक्चर रखते हैं, शेप अलग करके रख देते हैं, कुछ झाड़ियां रहती हैं, ठीक है। आपको एक पेड़ दिखाई देगा जो नारियल के जैसा रहता है, लेकिन वो रहता नहीं है। इन सारी चीजों का अध्ययन किसमें करते हैं, ऑर्नामेंटल। फिर विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती। पहले देखिए ये एक्चुअल में अंगूर की बात आती है तो उसको तो पोमोलॉजी में रखना चाहिए, परंतु ना अंगूर के लिए ना अलग से खेती कर दी गई है, एक अलग से इसकी सब ब्रांचें बना दी गई है। विटीकल्चर मतलब अंगूर की खेती संबंधित। इसमें अंगूर से आप उत्पादन, एक तो फल के रूप में आप उत्पादन ले सकते हैं, या फिर आप वाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए विटीकल्चर को रखा गया है। नेक्स्ट है आपका मशरूम कल्चर। तो आपको पता है मशरूम उत्पादन से, तो किसके अंतर्गत है, आपके हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपकी ब्रांच जो है एग्रीकल्चर, वो कौन सी, सॉइल साइंस। लैटिन वर्ड है, वर्ड कौन सा है आपका, सोलम। सोलम किससे लिया गया, लैटिन वर्ड से लिया गया, जिसका अर्थ, ठीक है, मैंने जब सॉइल साइंस की क्लास पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि सोलम का अर्थ होता है फ्लोर, फर्श। फिर इसके बाद मैंने बताया था इसकी भी दो ब्रांचेस आपकी कौन कौन सी है, पैडोलॉजी और इडेफोलॉजी। पैडोलॉजी मतलब फिर से वही बात आ जाता है, क्या होगा, ग्रीक वर्ड होगा, और इडेफोलॉजी फिर मतलब ग्रीक वर्ड ही होगा। पैडो का मतलब होता है आपका ओरिजिन ऑफ सॉइल, मतलब इसमें हम मृदा के उत्पादन से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। और इडेफोलॉजी मतलब क्या है, रिलेशन टू हायर प्लांट्स, मतलब उच्च पादप समुदाय से इसका संबंध पड़ता है। नेक्स्ट है आपका एंटेमोलॉजी। इसको हिंदी में कीट विज्ञान बोलते हैं। ये भी देखिए लॉजी मतलब फिर से क्या है, ग्रीक वर्ड है, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एंटेमोन प्लस लॉगस।
क्या है? एंटमॉन प्लस लॉगस। एंटमॉन का मतलब होता है इंसेक्ट और सेगमेंटेड, मतलब कीड़े या फिर जो सेगमेंटेड मतलब विभिन्न जो इनके भागों में डिवाइड है ना। देखिए जो कीड़े है ना उनकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, मतलब सर, वक्ष और उदर। ठीक है। अब इंसेक्ट इंसानों से भी अलग रहते हैं, जानवरों से भी अलग रहते हैं। कुछ लक्षण रहते हैं कि देखिए इसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। ये इंसेक्ट का आइडेंटिफिकेशन है ना कि इंसेक्ट कैसे दूसरों से अलग है। तो इंसेक्ट सिर्फ उन्हीं को कहा जाता है जिनका शरीर 3 हिस्सों में डिवाइड रहता है और उनमें 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ये एंटेमोलॉजी है, कीट विज्ञान। अब कीट विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? देखिए जो भी आप फसल उगाएंगे या जो भी सब्जियां उगाएंगे ना उसमें कीड़े लगते हैं। जैसे आपको मच्छर परेशान करता है ना, वैसे ही सब्जियों का या फसलों को भी ना अलग अलग चीजें परेशान करती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा ना टिड्डी का अटैक बहुत ज्यादा और एकदम फसल को नुकसान कर दे रहा है, कीट विज्ञान के अंतर्गत। तो हम कीट विज्ञान में क्या करते हैं? पहले तो हम स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स करते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट करते हैं। मतलब हम ये देखते हैं कि ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है कि हानिकारक है, उसके बाद हम इसका प्रबंधन भी करते हैं। देखिए कुछ इंसेक्ट हमारे लिए लाभदायक भी रहते हैं, ठीक है, कुछ इंसेक्ट हमारे लिए लाभदायक भी रहते हैं। जैसे आपका हनी बी जिसको बोलते हैं मधुमक्खी, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है। हाउस फ्लाइज हैं आपके, ये सारे हमारे लिए लाभदायक है क्योंकि ये पॉलिनेशन का काम करते हैं, परागण के लिए मदद करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पैथोलॉजी। जैसे कीड़े होते हैं वैसे बीमारी भी होती है। तो पैथोलॉजी को हिंदी में क्या बोला जाता है? पादप रोग विज्ञान। क्या बोला जाता है? पादप रोग विज्ञान। ये आपके 2 वर्ड से बना है, ग्रीक भाषा ही है, पैथोस प्लस लॉगस। ठीक है, पैथोस प्लस लॉगस। इसका मतलब ये रहता है कि जो भी आपके जो पेड़ पौधे रहते हैं ना उनमें जो भी रोग लगते हैं, आपने देखा होगा ना पत्तियां मुरझा जाती हैं या पत्तियां काली पड़ जाती हैं, उसमें दाने दाने होते हैं या लाल हो जाती है, ये सारे क्या रहते हैं? किसी बीमारी की वजह से रहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट की वजह से तो रहेंगे ही, पर कुछ बीमारी की वजह से भी होते हैं। तो पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि इसमें पादप रोग का अध्ययन किया जाता है, उनका प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंशन। इसको हिंदी में ना प्रसार शिक्षा बोला जाता है। एक्सटेंशन जो है वो लैटिन वर्ड से बना है। यहां मैं लिख देता हूं, क्या ये लैटिन वर्ड है? क्या है ये? 2 लैटिन वर्ड है, एक्स प्लस टेंसियो। क्या है? एक्स प्लस टेंसियो, प्रसार करना। अब मैंने बोला ना कि मान लीजिए आपने यहां तक आपने सारी चीजों को पढ़ लिया, हमने कीड़ों के बारे में जाना, हमने रोग के बारे में जाना, हमने फल और सब्जी के बारे में जाना। जानना ही जरूरी थोड़े है, उसको भेजना भी है तो दूसरों को पहुंचाना भी तो है, दूसरों को समझ भी तो आना चाहिए। इसीलिए एग्रीकल्चर की बहुत मुख्य शाखाओं में से एक है कि जिस चीजों के बारे में हम खोज करते हैं उस चीजों को हमें लोगों तक भी पहुंचाना है, और पहुंचाने का जो माध्यम है वो एक्सटेंशन है। अब इसको पहुंचाने के तरीके हैं, आप वीडियो के थ्रू पहुंचा सकते हैं, आप ऑडियो के थ्रू पहुंचा सकते हैं। आप मतलब देखिए एक रहता है विजुअल एक्सटेंशन, एक रहता है ऑडियो एक्सटेंशन। विजुअल में हम क्या करते हैं? टेलीविजन में जो हम दिखाते हैं ना उसके थ्रू भी देखिए धान की खेती ऐसे की जाती है या फिर हनी बी का प्रोडक्शन ऐसे किया जाता है। इन सारी चीजों को ये विजुअल हो गया। ऑडियो में क्या रहता है? रेडियो हो गया, जो हम रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, कॉल के माध्यम से भेजते हैं। ये आपका विजुअल और ऑडियो जो आपका एक्सटेंशन का तरीका है, डेमोन्स्ट्रेशन का तरीका है। नेक्स्ट है आपका सेरिकल्चर। ठीक है, सेरिकल्चर। अच्छा ये तीनों को मैं एक साथ ही बता देता हूं। देखिए कल्चर है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या है? फिर से वही आपका क्या लैटिन वर्ड आ जाएगा। सेरी का मतलब होता है रेशम कीट उत्पादन, लाख का मतलब होता है लाख का उत्पादन। जो आप लाख पढ़ेंगे ना बहुत सारे, जैसे सिंदूर रहता है, जो लाख की चूड़ियां रहती है, ठीक है, तो उसको किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? लाख कल्चर के अंतर्गत। और एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। पहला क्या है? रेशम कीट पालन, दूसरा है लाख पालन और तीसरा क्या है? मधुमक्खी पालन। सॉरी एपीकल्चर में ना। तो ये सारी तीनों चीजों में क्या पढ़ते हैं? रेशम कीट हो गया, लाख हो गया, या जो आपकी मधुमक्खी है, इनसे संबंधित तथ्यों की जानकारी लेते हैं, इनका उत्पादन करते हैं, इनसे लाभ उठाते हैं और इनका प्रबंधन करते हैं। ठीक है, जो रेशम कीट रहता है ना, बॉम्बिक्स मुराई जो रहती है, जैसे आपने सुना होगा जांजगीर चांपा में रेशम कीट का अच्छा उत्पादन होता है, तो वहां पे क्या करते हैं? इन रेशम कीट को पाला जाता है। पालने के बाद इनमें से रेशम निकाली जाती है और फिर उस रेशम से हम वस्त्र बनाते हैं। वैसे आपका लाख कल्चर जो रहता है ना, लाख जो रहता है पेड़ में लगता है। ठीक है, पेड़ में आपका लाख जो रहता है वो रहता है, फिर उस लाख को कलेक्ट करते हैं, फिर उससे सिंदूर बनाया जाता है या चूड़ियां बनाई जाती है, कंगन बनाया जाता है। कॉस्मेटिक के बहुत सारे आइटम्स रहते हैं जो आपके लाख से बनाए जाते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन तो आपको पता ही है, क्या है? मधुरस के लिए इसका पालन किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिल्वीकल्चर। ठीक है, सिल्वीकल्चर मतलब क्या रहता है? आपका जो फॉरेस्ट रहता है ना, वन से संबंधित जो भी रहते हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? सिल्वीकल्चर। फिर आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मतलब
कृषि अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र तो सबको ही पता होगा, कृषि में भी अर्थशास्त्र जरूरी है। अब आप इतने सारी चीजों को प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पैसा तो लगाएंगे ना, पैसे संबंधित देखरेख तो करेंगे, प्रबंधन तो करेंगे। इकोनॉमिक्स का मतलब ही क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाउस होल्ड में आप सीधे से बोल सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ आपका क्या है, वैल्यू जो आपकी पैसे रहते हैं उनका प्रबंधन करने किसके अंतर्गत आता है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। अच्छा, इकोनॉमिक्स जो है उसका एक और भी आपका इंपॉर्टेंस ये है कि मान लेते हैं जैसे हम किसी फसल को उगाते हैं ना, तो उस फसल को उगाने से पहले ना हम प्लानिंग करते हैं कि इसमें कितना पैसा लग सकता है, तो उसके लिए भी ना हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत है। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है? ग्रीक वर्ड है इकोनॉमी करके इसको वर्ड बोलते हैं, इकोनॉमी, जिससे क्या आपका क्या बना है? इकोनॉमिक्स। और इसमें हम क्या करते हैं? प्रबंधन करते हैं किसका? पैसों का या जो भी आपके मुनाफे का। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग मतलब कृषि आपका प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग का मतलब होता है। अब आप देखिए जब भी इंजीनियरिंग की बात करेंगे आप सोचेंगे कि अरे यार वो दूसरा सिविल इंजीनियर है, आपका मैकेनिक इंजीनियर है, एग्रीकल्चर का भी इंजीनियर है। एग्रीकल्चर इंजीनियर की जरूरत क्यों पड़ती है? तो भाई ट्रैक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर के इंप्लीमेंट्स है, जो आपके यंत्र हैं वो भी तो आपको बनाने हैं ना, तो उसको बनाने के लिए वेल एक्सपर्ट इंजीनियर्स रहते हैं जिनको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है। और इंजीनियरिंग जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इन्वेंशन, आविष्कार करना। ठीक है, इंजीनियर वही तो करते हैं, आविष्कार ही तो करते हैं, नई नई चीजों को खोजते हैं। अब आप बोलेंगे साइंटिस्ट भी तो करता है, बिल्कुल करता है साइंटिस्ट, बट इंजीनियरिंग का जो मतलब वो है इन्वेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल और पर्टिकुलर एलिमेंट। नेक्स्ट है आपका पिस्कीकल्चर। अब ये नाम से बिल्कुल समझ नहीं आता, बट पिस्कीकल्चर क्या है? मत्स्य पालन, मछली का जो पालन रहता है ना उसको पिस्कीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इसको फिश कल्चर क्यों नहीं कहते? मुझे भी नहीं पता इसको फिश कल्चर क्यों कहते हैं, पर वैज्ञानिकों ने मछली के पालन से जो संबंधित विज्ञान है ना उसको पिस्कीकल्चर कहा गया है। फिर नेक्स्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री अर्थात पशुपालन। देखिए मछली पशुपालन ये अलग अलग है ना बिल्कुल। एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या पढ़ेंगे? गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, हाथी हो गया, घोड़े हो गए, जैबरे हो गया, इन सब का अध्ययन किसमें करेंगे हम? एनिमल हस्बेंड्री। और ये जरूरी क्यों है भाई? बहुत जरूरी है। बैल का उपयोग करेंगे हम किसके लिए? आपके कृषि कार्य के लिए करेंगे। सांड का उपयोग करेंगे हम दूध उत्पादन के लिए। अब सांड दूध नहीं देगा, पर सांड का क्रॉसिंग कराया जाएगा गाय से, जिससे कि आपकी श्रेष्ठ नस्ल की क्या निकलेगी? संतति, जिसका उपयोग हम क्या करेंगे? डेयरी। ठीक है, वैसे आपका एनिमल में आपका हस्बेंड्री में आपका भेड़ का पालन करेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा? ऊन। बकरी का पालन करेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा? मांस। तो एनिमल हस्बेंड्री मतलब सीधा सीधा क्या है? पशुपालन। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के पशुओं से संबंधित जानकारी, अध्ययन और उनका प्रबंधन करते हैं। नेक्स्ट है पोल्ट्री साइंस। पोल्ट्री साइंस मतलब आपका कुक्कुट पालन। ठीक है, अब ये एनिमल से अलग है। अब मत बोलिएगा कि मुर्गी भी आपका किस में आता है? एनिमल हस्बेंड्री में। बिल्कुल नहीं आता। देखिए मुर्गी हो गया, बतख हो गया, बटेर हो गया, ये सारी जो पंछी वर्गीय रहते हैं जिनको किसमें रखा गया? पोल्ट्री में, कुक्कुट पालन में। इनका भी आर्थिक मुनाफा बहुत रहता है। ठीक है, पोल्ट्री मतलब आपको पता है ना, आप जो क्या बोलते हैं मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गी पालन से फिर आप उसके मांस का उत्पादन करते हैं, मांस को बेचते हैं, तो किसके अंतर्गत है? आपकी पोल्ट्री। नेक्स्ट आपका डेयरी साइंस। तो डेयरी साइंस दूध विज्ञान। दूध विज्ञान में क्या करते हैं? दूध से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। अब इसको यहाँ पे मत ऐड कर लीजिएगा कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये भी तो दूध देते हैं, इनको यहाँ क्यों नहीं रखा गया है? हमें जानवरों के बारे में नहीं पढ़ना है। अब हमें जो मटेरियल मिल रहा है दूध, उससे जो चीज हम कर सकते हैं, जैसे दूध से संबंधित उत्पाद आपके दही हो गया, छाछ हो गया, लस्सी हो गया, मट्ठा हो गया, पनीर हो गया, इन सारे चीजों का जो अध्ययन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, वो डेयरी साइंस में किया जाता है। क्लियर है? तो डेयरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री दोनों अलग अलग चीजें। अब लास्ट में आपका है मेटीरियोलॉजी। अब मेटीरियोलॉजी क्या होता है? मेटीरियोलॉजी का अर्थ होता है मौसम विज्ञान। देखिए कृषि में यार मौसम का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना मौसम की जानकारी के आप कृषि कर ही नहीं सकते। जैसे बारिश नहीं होगी तो आपका फसल उत्पादन नहीं होगा, ज्यादा ठंड पड़ गई तो उसके लिए क्या करना है, गर्मी में कौन सी फसल उगाना है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए ना। तो इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? मौसम विज्ञान की विभिन्न प्रकार के जो आपके सीजन रहते हैं उनमें किन किन फसलों को हम उगा सकते हैं, कौन कौन सी फसलें आपके लिए सही है। बारिश में अब देखिए बारिश में आप सीधा सीधा धान उगाते हैं, ठीक है, ऐसा थोड़ा है कि बारिश में आप सीधा जाके एकदम कोई और क्रॉप उगा रहे हैं जो आपकी गर्मी की हो। ठीक है, तरबूज बारिश में नहीं उगेगी,
और गर्मी में धान उग सकता है बट प्रोडक्शन कम रहता है। तो अलग अलग मौसम के लिए ना अलग अलग फसलों को भी रखा गया है और इसी मौसम से जो संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है ना वो मेटीरियोलॉजी में किया जाता है। ये आपके दो वर्ड मेट्रॉन प्लस लॉगस से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है भूमि के तल के ऊपर का जो वातावरण है उसका अध्ययन करना। मतलब जैसे आपने सुना होगा ना ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, सबने पढ़ा है ना बचपन में हमने पढ़ा भूगोल में, एनसीईआरटी में, सीजीपीएससी के सिलेबस में था ना कि मौसम जो आपका वातावरण है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग स्फीयर्स पाए जाते हैं, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो, एक्सो, फिर अलग अलग की क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, ऐसा कुछ नाम था ना। तो वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी? मेटीरियोलॉजी के अंतर्गत। अब बात आती है कि इतना सारा चीज तो समझ गए, पूछा क्या जाता है? सीधा सीधा किसी भी एक जो आपका पर्टिकुलर ब्रांच है ना पूछ देगा किस भाषा से लिया गया है या किस शब्द से बना है या फिर उसमें क्या चीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपका सवाल आया है कि सेरीकल्चर का अर्थ है रेशम कीट उत्पादन से, लाख उत्पादन से, मछली उत्पादन से, आपके मधुमक्खी उत्पादन से, ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपको पूछ देगा कि हॉर्टिकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ठीक है आपको बताना पड़ेगा कि हॉर्टस प्लस कल्चर ये क्या है आपका लैटिन भाषा से लिया गया। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास यही रोकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।